वेलकम स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं लाइव अभी आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका सिलेक्शन बेच लेक्चर नंबर 61। सिलेक्शन बेच लेक्चर नंबर 61 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स है उसका पहला पार्ट। यानी आज हम जो फ्लूइड टॉपिक है हमारा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, जीरो लेवल पे। यानी आज मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आपको मतलब कोई चीज बेसिक से सीखनी है तो जो शुरुआत होती है जीरो लेवल से, फ्लूइड अगर आपको सीखना है, तैयार करना है टॉप लेवल पे, जैसे वेव और साउंड को हमने बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट पे डिस्कस किया है, वैसे ही आज ये टॉपिक भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्लास को जीरो लेवल से। तो पूरे कॉन्सेप्ट वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप क्लियर करने के लिए तैयार हो जाएं। एक बार हाउस द जोश रिप्लाई कर दें कमेंट सेशन में, और लाइक बटन पे अगर क्लास में आ चुके हैं तो लाइक बटन को प्रेस करके अपनी प्रेजेंट लगा दें, और उसके बाद में दिल थाम के बैठिए पूरा बिल्कुल बेसिक लेवल से। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर की क्लास कम से कम 4 से 5 क्लास आएगी, लेकिन 4-5 क्लास में फ्लूइड है ना वो गुलाम हो जाएगा आपका रेगुलर, अगर आप रूटीन से क्लासें कर रहे हैं। पीछे की क्लास अगर आपने कोई मिस कर दी है, जो भी टॉपिक मिस किया है वो टाइटल लगाओ, सिलेक्शन बेच लगाओ और बाय आरएस सर लगाओ, पूरा का पूरा टॉपिक आपको वहां से मिल जाएगा। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, हाउस द जोश, हाउस द जोश। और एक चीज लिख दो दिमाग में, क्या? दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, और कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे लिखा होता है आरएस सर की आर्मी का नाम। वो आपका नाम प्रत्येक कॉन्सेप्ट पे छाप देना है, स्कैन कर देना है। स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक में। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक आज का रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, सबसे पहली चीज अगर अपन बात कर रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय। यानी यहाँ पे अपन फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी आगे, उन पे भी मैं अभी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा। लेकिन इसका जो इंट्रोडक्शन है, जहां से अपन इसको प्रस्तावना, परिचय, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमने ये बताया कि कोई भी आपका जो मैटर है, कोई भी जो आपका द्रव्य है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी जो मैटर है आपका द्रव्य है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कोई भी मैटर है इस प्रकृति में वो 3 स्टेट में यानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। और वो 3 स्टेट आपकी कौन सी है? सबसे पहले अगर अपन बात करें सॉलिड, उसके बाद में हम बात करें लिक्विड, और उसके बाद में हम बात करें गैस। यानी ठोस, द्रव्य और गैस, इस प्रकृति में पाया जाने वाला जो मैटर है उसकी ये 3 स्टेट ठोस, द्रव्य और गैस आपके सामने है। बेसिक चीज बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भी मैटर इस नेचर में एग्जिस्ट करता है, इस प्रकृति में, वो 3 स्टेट में पाया जाएगा। क्लास के दौरान ही याद कर लेना है, क्लास के दौरान ही याद कर लेना है। और अगर क्लास को शेयर किए बिना क्लास में आ गए तो एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, अगर आपको लगता है दिल पे हाथ रख के कि मेहनत हो रही है आपके लिए, कंटेंट आपको दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाए जा रहे हैं, याद करवाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो इतना सा काम मेरा भी कर देना, क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, ठीक है? यस। तो पहली चीज बेटा, जो भी मैटर इस नेचर में एग्जिस्ट करता है वो 3 स्टेट में पाया जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है? ये इसका इंट्रोडक्शन मैंने यहां पे स्टार्ट किया है। अब देखिए इन तीनों को, सॉलिड, लिक्विड और गैस को, तीनों को मैं अलग अलग एक बार इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। इनका मैं आपसे दोस्ती करवा देता हूं, इनसे आपका हाथ मिला देता हूं कि चलिए बात कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अपन सॉलिड की बात करते हैं, ठोस की बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि मैटर 3 तरह से एग्जिस्ट करता है नेचर में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं, ठोस की बात करते हैं। एक्चुअल में सॉलिड नाम दिया गया ठोस, दृढ़, फिक्स, निश्चित। इसमें जो सॉलिड होते हैं ना, इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, अंतराण्विक जो बल होते हैं, क्या ही बोले, इनके बीच में क्या दोस्ती होती है, और उस दोस्ती का ये फर्ज अदा करते हैं। और इनकी आकार आकृति को, शेप साइज को इसी वजह से आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, शायद
फिर आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो, ध्यान दे, समझिए क्या कि जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, इसमें जो इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स है, अंतराण्विक जो बल है, वो भैया बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड का यूज किया मैंने, प्रबलतम बल। इतनी गहरी दोस्ती, जान दे देंगे लेकिन आकार आकृति को चेंज करने नहीं देंगे। समझ रहे हो आप बात? इसीलिए सॉलिड ठोस का आकार, शेप, साइज निश्चित होता है, फिक्स होता है। कंपेयर करना सॉलिड, लिक्विड और गैस को, इतना जबरदस्त कंपैरिजन दूंगा शुरुआत में ही, आपको जरा ध्यान दीजिएगा। तो जो सॉलिड होते हैं इनमें इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स है, अंतराण्विक जो बल है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, प्रबल होते हैं, और इसीलिए इनका शेप, साइज, आकार आकृति बहुत ही इजी वे में, बड़ी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। ये जो आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये मैंने डायमंड का डायग्राम दिया, ये ग्रेफाइट का डायग्राम दिया है। इस डायग्राम को देखिए, ये जो मोलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, ये लाइनें आपको दिख रही होगी, ये इतनी सॉलिड होती है, इतना प्रबल बल होता है कि इस आकार आकृति को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान काम नहीं होता है। और इसीलिए कह सकते हैं कि सॉलिड का आकार आकृति फिक्स होता है, रीजन है उसका मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, प्रबलतम आपका अंतराण्विक जो बल है, इसी वजह से ठोस का आकार आकृति निश्चित होता है। बेटा मैंने शुरुआत में क्या किया, इंट्रोड्यूस में जो आपको इंट्रोड्यूस करवाया, तो क्या कहा मैंने, एक बार देख लीजिए फिर से, यहां से स्टार्ट किया था मैंने। ध्यान दीजिए बेटा कि इस नेचर में, इस ब्रह्मांड में जो भी मैटर पाया जाता है, उसके 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों स्टेट में सबसे पहला जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया वो सॉलिड का दिया, और रीजन आपको दे दिया कि क्या होता है, कैसे होता है। नंबर 2 पे चलता हूं मैं, और मैं बात कर लेता हूं लिक्विड की, द्रव्य की बात कर लेता हूं। जरा ध्यान दीजिएगा, जो लिक्विड है, जो द्रव्य होते हैं, इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, ये अगर सॉलिड से कंपेयर करोगे, कंपैरिजन की बात बोली थी, आप मेरे साथ कंपेयर करिए, याद हो जाएगा फुल कंपैरिजन। और मैंने प्रॉमिस किया आपसे, क्लास में ही याद करवा के छोड़ूंगा, बस आपको फोकस करने की जरूरत है, कमेंट पे ध्यान नहीं देना। मैं आपके अभी कमेंट नहीं देख रहा, मैं अपनी पूरी एबिलिटी, अपनी पूरी क्षमता आपको समझाने में लगा रहा हूं। तो आप समझिए बेटा, फिर जब मैं कमेंट देखूं तब आप कोई कमेंट करिएगा। ध्यान दीजिए, लिक्विड में यानी द्रवों में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं, वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं, थोड़े वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं, और इसीलिए इनका आकार आकृति, शेप, साइज सॉलिड की तरह, कंपेयर करो सॉलिड की तरह फिक्स नहीं होता। सर कैसे नहीं होता फिक्स, मैं आपको बताता हूं। इस बोतल में पानी है, अगर ये पानी में इस गिलास में डालता हूं, तो अभी इसकी जो साइज है, शेप साइज है वाटर की, इस बोतल के हिसाब से, जैसे ही मैं पानी को गिलास में डालूंगा तो उसका साइज गिलास के हिसाब से आ जाएगा। समझ रहे हो आप बात में क्या कहना चाहता हूं? इनका आकार आकृति निश्चित नहीं होता, ये एडजस्ट हो जाता है जिस कंटेनर में, जिस पात्र में, जिस बर्तन में इनको डाला जाता है। जरा नोट करिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, क्या कि जो लिक्विड होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, इनके जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं लिक्विड के लिए, वो क्या होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। याद रखिए, ठोसों के तुलना में इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं वो थोड़े वीक हैं, दुर्बल हैं, और इसीलिए इनकी आकार आकृति को बहुत ही इजी वे में चेंज कर सकते हैं। बोतल से ग्लास में डाला, आकृति ग्लास के हिसाब से आ गई, शेप साइज बन गया उसका। ठीक है, ये बात आप नोट करके रखें। एक बार ये जो चीज मैंने आपको बताई, जो मैंने सॉलिड से कंपेयर किया, वो दिमाग में उतर रही होगी। बेटा ये फ्लूइड टॉपिक है, गुलाम बना दूंगा आपका, बस शर्त यह है क्लास में रुको, समझो, ध्यान से समझो। फ्लूइड टॉपिक को उतना इजी कर दूंगा जितना वेव एंड साउंड का किया है, जितना ग्रेविटेशन किया है, जितना आपको मैंने एसएचएम करवाया, वर्क एनर्जी पावर करवाया, सारे टॉपिक उसी लेवल पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, इस प्रकार द्रव्य की आकृति, लिक्विड का शेप साइज पात्र की आकृति के जैसा ही बन जाता है। जो कंटेनर का शेप है उसी शेप में
जो लिक्विड है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन नोट करना बेटा इस बात को, कलर चेंज करके आपको बता रहा हूं, लेकिन इसको नोट करना, लेकिन उनका आयतन, पहली बात उनका डेंसिटी यानी वॉल्यूम और डेंसिटी को बहुत इजी में बदला नहीं जा सकता है। नोट कर लेना बेटा, वॉल्यूम और डेंसिटी, आयतन और घनत्व। आपने कंटेनर चेंज किया, बर्तन चेंज किया, लिक्विड का शेप साइज चेंज हो गया, लेकिन क्या डेंसिटी चेंज हो जाएगा? नहीं। क्या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? नहीं। वो इतना इजी चेंज नहीं होता है। और उसके बाद में एक अहम सवाल मैं आपको जो बताने वाला हूं उस पे गौर फरमाइएगा, आप तक एक कॉन्सेप्ट पहुंचाता हूं, आप कैच करिएगा। क्या? एक बहुत अहम सवाल। लिक्विड देखिए असंपीड्य होते हैं, जिस लिक्विड की अपन बात कर रहे हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, वह असंपीड्य होंगे और वह स्वयं की स्वतंत्र सतह रखते हैं। उनकी खुद की फ्री सरफेस होती है, उनकी खुद की क्या होती है? फ्री स्पेस होती है। जैसे लिक्विड इसमें डाला तो इसकी ये जो सतह है वो स्वतंत्र है, फ्री है, और इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। बेटा एक सवाल तैयार कर लो राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का। लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है आपका, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, याद रखना इस बात को। और लास्ट में मैंने क्या बताया? ये अपनी खुद की फ्री स्पेस रखते हैं, सरफेस रखते हैं, यानी खुद की मुक्त सतह है जो ऊपर इनके यहां पर ऊपरी सतह है वो फ्री है, स्वतंत्र है। हाउस द जोस, ठीक है, हाउस द जोस, ठीक है, इसका रिप्लाई मुझे मिल जाए। आकार आकृति में परिवर्तन नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने लिक्विड के लिया है। फिर बता रहा हूं सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अंतराण्विक बल है, वो सॉलिड के कंपैरिजन में वीक है, दुर्बल है, और इसीलिए इनका शेप साइज आकार आकृति आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन नोट करना, डेंसिटी और वॉल्यूम आयतन और घनत्व नहीं बदल सकते। लिक्विड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी असंपीड्य होते हैं, और ये खुद की फ्री स्पेस रखते हैं। 3 से 4 सवाल मैंने एक साथ बना दिए हैं, 3 से 4 सवाल मैंने एक साथ बना दिए हैं आपके, और उम्मीद करता हूं इसके बाद में ये डायग्राम मैंने बताई दी आपको। इसके बाद में अगर मैं नंबर 3 पे चलता हूं, बेटा नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 आपका लिक्विड, और नंबर 3 आपका गैस, जिसकी बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, जिस मुद्दे पे अपन बात कर रहे हैं वो क्या कॉन्सेप्ट आपका, ध्यान करें, दे इस पॉइंट पे नोट करें इस कॉन्सेप्ट को। क्या कि गैसों में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, फिर कंपेयर करो, सबसे पहले आपका सॉलिड, उसके बाद में आपका क्या आया? लिक्विड, और उसके बाद में क्या आया? गैस। इस चीज को नोट करके चलिए, दिमाग में रखिए, ध्यान दीजिए। क्या कॉन्सेप्ट है? इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स है, सॉलिड के लिए स्ट्रोंगेस्ट। कंपेयर करो, राइट रॉन्ग स्टेटमेंट वाला सवाल। सॉलिड के लिए स्ट्रोंगेस्ट, लिक्विड के लिए वीकर, और वीकेस्ट गैस के लिए सबसे दुर्बल बल पाया जाता है, जिसकी बात अपन यहां पे कर रहे हैं। यानी गैसों में अंतराण्विक बल दुर्बलतम बल होता है, और इसीलिए उनका आकार और आकृति आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उनको नहीं बदला जा सकता है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपका, यानी बहुत ही ज्यादा वीक है, और इतना ज्यादा वीक है कि इनका आकार आकृति गैस का चाहे जैसे बदल सकते हैं। उसके बाद में लिखा अपने, ये चीज नोट करना बेटा, फिर से मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, फिर से मैं कलर चेंज कर देता हूं। क्या बेटा? गैस। ध्यान दीजिए बेटा, गैस नोट करो, कंपेयर करो लिक्विड के कंपैरिजन में। वो इनकम्प्रेसिबल था, वो असंपीड्य था, लेकिन ये कंप्रेसिबल है, इसको कंप्रेस किया जा सकता है। और यह पूरे पात्र में जो भी कंटेनर आपने लिया है उसके पूरे आयतन में फैल जाता है। जो भी आपने कंटेनर लिया है उसके फुल स्पेस को कवर कर लेता है, और इसको कंप्रेस किया जा सकता है। तो सभी बच्चे, ये पिछले 10-15 मिनट में मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो 3 स्टेट एग्जिस्ट करती है इस नेचर में, उन तीनों के बारे में आपको बता दिया है। एक बार बच्चे यस सर लिख देंगे कमेंट सेशन में, और ध्यान दीजिए एक एक चीज क्लास में ही क्लियर करवा दूंगा अगर आप फोकस कर रहे हैं तो। ध्यान दीजिए बेटा फटाफट से।
ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे, ध्यान दीजिए बेटा। चलो आगे चलते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। एक चीज को नोट करना बेटा, यहां पे मैं क्या बताने वाला हूं इस पे थोड़ा फोकस करिए। तरल वे पदार्थ होते हैं जो बह सके, यानी यहां पे बात की जा रही है कि फ्लूइड क्या है, कौन है जो आसानी से फ्लो कर सके। नोट करना इस बात को। कोई पूछे कि भाई फ्लूइड क्या है, भाई जो फ्लो कर सके, जो बह सके। अब आप मुझे बताओ, क्या सॉलिड ठोस का फ्लो होता है, वो बहते हैं क्या? आप कहोगे नहीं, तो वो फ्लूइड नहीं है। तो गैस, यस सर। आपका लिक्विड, यस सर। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड हैं जो फ्लो करते हैं, जो बहते हैं। इस बात को नोट करना। क्या लिखा है? वे फ्लूइड वे पदार्थ होते हैं, वे सब्सटेंस होते हैं जो फ्लो कर सके, बह सके। और इसीलिए लिक्विड और गैस दोनों के दोनों ही क्या है? फ्लूइड है। लिक्विड और गैस आर बोथ आर फ्लूइड, दोनों के दोनों ही तरल है, द्रव्य पदार्थ कहलाते हैं जिनका फ्लो होने वाला है। ठीक है, मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट यहाँ पे नहीं बचा होगा, जिसके बारे में अपन डायग्राम देख रहे होंगे आप, है ना। यहाँ पे लिक्विड का फ्लो दिखाया गया है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड बह रहा है, इधर से मान लीजिए पानी जा रहा है। गैस भी अपन दिखा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसको अपने केवल लिक्विड के रूप में पानी को यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। बताइए सारे बच्चों का क्लियर है बेटा? फिर बता रहा हूं, क्लास के दौरान फोकस करके रखोगे तो लिक्विड के जो कॉन्सेप्ट के जहर सवाल बनते हैं, देखते ही फोड़ दोगे, अपना कॉन्सेप्ट छाप दोगे क्वेश्चन पे। लेकिन शर्त क्या है? फोकस करके समझिए, एक एक पॉइंट पे कंपैरिजन करिए। आगे आइए, ध्यान दीजिए एक चीज। सर क्या इनसे कोई सवाल बनेगा? नहीं बेटा, कोई सवाल नहीं बनेगा इस स्लाइड से। लेकिन मेरा फर्ज है कि आपके दिमाग में ये चीज मैं डालूं कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इधर नोट करिए क्या बताने वाला हूं मैं बताने वाला हूं, अगर आपका जो फ्लूइड है वो अगर रेस्ट में है, अगर विराम में है, अगर कोई फ्लूइड आपका रेस्ट में है और आप अगर उसका स्टडी कर रहे हो, तो वह फ्लूइड कौन सा? स्टैटिक्स होगा, यानी स्थितिक या द्रव्य। अगर स्थितिक होगा या तरल की अगर गति हो रही है, अगर मोशन की, फ्लूइड के मोशन का स्टडी कर रहे हैं, गति का अध्ययन कर रहे हैं, तो वह द्रव्य गति की या तरल गति की, फ्लूइड मैकेनिक्स उसको कहते हैं। ये चीज अगर रेस्ट में है तो भैया आपका स्टैटिक हो जाएगा, और अगर मोशन में है तो भैया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी आपकी जो द्रव्य है उसकी गति। जैसे अपन बोलते हैं ना काइनेमेटिक्स, है ना, थर्मोडायनेमिक्स, वैसे ही फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी अपन द्रव्यों की गति के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीज, दोनों चीज मैंने बेसिक, इन दोनों पे हम स्टडी करेंगे। स्टैटिक्स में भी करेंगे, विराम अवस्था में भी देखेंगे, जैसे कैपिलरी ट्यूब के बारे में बात कर लिया, या लिक्विड का फ्लो, तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे, द्रव्य का बहाव भी देखने वाले हैं। ठीक है बेटा? यस। तो यहां से कोई सवाल नहीं है गुरुजी, यहां से कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे द्रव्य स्थिति की जो आपका हाइड्रोस्टैटिक्स है, द्रव्य की जो स्थिति की है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके कुछ गुण है जो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और यहां से स्टार्ट होता है हमारा फायर, यहां से स्टार्ट होता है फायर, बैक टू बैक फायर। फायर का मतलब क्या समझ रहे हैं सर? यहां से वो बेसिक ABCD, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में फिनिश करने वाले हैं। गौर फरमाइएगा, एक एक चीज का निचोड़ निकालेंगे स्टेप टू स्टेप। ध्यान दीजिए, सबसे पहले डेंसिटी, उसके बाद में स्पेसिफिक वेट, विशिष्ट भार, रिलेटिव डेंसिटी, उसके बाद में विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद में प्रेशर, उसके बाद में कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता, विस्कोसिटी, उसके बाद में सरफेस टेंशन, उसके बाद में कैपिलरिटी। इस तरीके से ये चैप्टर जब फिनिश होगा ना बेटा, ये सब पॉइंट्स आपके गुलाम होंगे। और अगर ये सब पॉइंट्स आपके गुलाम होंगे तो फ्लूइड के कम से कम 2 क्वेश्चन फोड़ दोगे देखते ही। ये टॉपिक अलग होता है विस्कोसिटी का, सरफेस टेंशन अलग होता है, और ये पीछे वाला टॉपिक अलग होता है। 3 टॉपिक एक साथ कवर करेंगे। क्लासें 4 से 5 होगी, लेकिन 4-5 क्लियर कर लोगे क्लासें तो ये सारी चीजें आपके पास में होगी, आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है? यस, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके रिगार्डिंग हम बात यहां पे कर रहे हैं। ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट आपका डेंसिटी, घनत्व है। नोट करना बेटा, अब बात बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और यहां से इतने खतरनाक न्यूमेरिकल बनते हैं। आज के बाद में वो न्यूमेरिकल आते कैसे
देखते ही फोड़ दोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। जो मिक्सर वाला क्वेश्चन है ना, बच्चे पतली गली से निकल जाते हैं, आज के बाद में नहीं निकलेंगे अगर आप समझ रहे हो तो। मिक्सर वाला मास, वॉल्यूम, डेंसिटी मिक्स करके मिलाते हैं, फिर क्या बनेगा, वो सारे सवाल अभी करने वाले हैं अपन यहां से, मास और डेंसिटी के। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं डेंसिटी की, यानी घनत्व की। तो बेटा अगर अपन डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, मतलब जो जनरल फॉर्मूला आपके दिमाग में चल रहा है, शायद विचार आ चुका होगा, इमेज आ चुकी होगी। डेंसिटी घनत्व बराबर, मैं इधर लिखूं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। एक जनरल सा फॉर्मूला, सदाबहार फॉर्मूला, डेंसिटी रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और इसको डिफाइन भी कर सकते हो आप, क्या, यूनिट वॉल्यूम के लिए, एकांक आयतन के लिए जो मास है वही डेंसिटी कहलाता है। यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन के लिए जो मास है वही डेंसिटी है, घनत्व है। अब अपन जनरली अगर डेंसिटी को समझने की कोशिश करें तो वह डेंसिटी क्या हो सकता है। बेटा मैं आपको बताऊं, मान लीजिए जैसे आगे की, जैसे मान लीजिए आज आपका कुछ सर है ना, वो याद करने के लिए आपको वर्क दिया। मैं स्कूल के दिनों की बात कर रहा हूं, अभी तो आप बड़े हो गए है ना, मैं स्कूल के दिनों की बात कर रहा हूं। आज सर ने वर्क दिया था याद करके आने के लिए, कुछ टॉपिक दिए थे याद करने के लिए। मान लीजिए यही टॉपिक दिया था फ्लूइड आपको याद करके आने के लिए। तो रोज आगे वाली लाइन में 5 बच्चे बैठते हैं, आज वहां पे 3 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। रोज पीछे वाली लाइन में 4 बच्चे बैठते हैं, आज वहां पे 11 बच्चे बैठे हैं, 7 बच्चे एक्स्ट्रा है। क्या चल रहा है, ये डेंसिटी इंक्रीज हो गया पीछे, कि पीछे वाली लाइन का तो आज नंबर आएगा ही नहीं। जैसे सर पागल हैं, वो आगे से पूछेंगे पहले, समझ रहे हो। आगे वाली लाइन में 3 ही बच्चे हैं, 2 ही बच्चे हैं, 4 ही बच्चे हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, तो वहां का डेंसिटी कम हो गया। और जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है वहां पे डेंसिटी ज्यादा हो गया, वहां पे घनत्व ज्यादा हो गया। जनरली अपने दिमाग में एक छोटा सा इमेज बनाने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिए। आगे बात करता हूं, मैंने क्या लिखा बेटा, यूनिट वॉल्यूम के लिए, एकांक आयतन के लिए, यूनिट वॉल्यूम के लिए जो मास होता है वही हमारा डेंसिटी कहलाता है, उसे हम घनत्व कहते हैं। अगर किसी बिंदु पे अगर अपन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करें तो ये डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला, वैसे मैंने उधर लिख दिया है, इधर भी मैं लिख देता हूं, m अपॉन वी। आप इस जनरल फॉर्मूले को याद रखें। मैंने लिमिट लगाई है, डेल वी टेंस टू 0, डेल m अपॉन डेल वी, ये अवकलन में लिख दिया। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना, इसलिए डी एम अपॉन डी वी, रो बराबर। तो मेरे हिसाब से इस स्लाइड में किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है। क्लियर है बेटा, ठीक है, यस, बहुत बढ़िया, शाबाश। इस लाइन में किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है। क्लियर बेटा, सभी बच्चों का, यहां से कोई डाउट किसी बच्चे का। बहुत सारे सवाल अब आपसे पूछने वाला हूं मैं, ठीक है, 1 बाय 1। चलो अब इसका ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले इसका डायमेंशन। तो बेटा डायमेंशन निकालने के लिए दिमाग में फॉर्मूला घुमाओ, निचोड़ निकालेंगे जो जो सवाल बनते हैं उन सब का। बेटा डेंसिटी रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए अगर अपन बात करें तो भैया डायमेंशन m1, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, यानी l क्यूब हो जाएगा। तो l क्यूब ऊपर जाएगा, तो बेटा ये तो हो गया आपका m1, l ऊपर आके माइनस का, और ये आपका t 0 हो गया। बताइए जरा इस कॉन्सेप्ट पे, m1 l माइनस 3 और t 0, ये डायमेंशन हो गई। और आपने, उम्मीद करता हूं कि मैंने सॉल्व कर दिया, आपसे पूछे भी नहीं। अब आपका फर्ज क्या बनता है कि अगर आपको याद था तो आपने शायद कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। और अगर वो कमेंट नहीं कर पाए तो आगे के लिए तैयार हो जाएं। आगे एक मैं वैल्यू पूछने वाला हूं, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, ऐसा यूनिट बता दो फटाफट से। देखो कितने सारे बच्चों ने कमेंट कर दिया है, बहुत अच्छे, शाबाश 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 बेटा, बहुत अच्छे। यूनिट भी बता दो जो मैंने इधर बता दिया, वैसे वहीं से लिख सकते हैं आप इसको, केजी बटा मीटर क्यूब। ये आपका ऐसा यूनिट है। अगर आप इसको सीजीएस में अगर लिखते हो, अगर आप इसको सीजीएस में लिखते हो तो केजी तो हो जाएगा आपका ग्राम, और जो मीटर क्यूब है वो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। किसी बच्चे का कोई डाउट बचना नहीं चाहिए, किसी बच्चे का कोई डाउट यहाँ पे बचना नहीं चाहिए। बताइए फटाफट से, मैंने यूनिट बता दिया, डायमेंशन बता दिया, यूनिट बता दिया, सीजीएस में भी बता दिया। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश।
अब एक न्यूमेरिकल का वैल्यू और आता है जिसकी बात अपन और कर सकते हैं बेटा। अगर जैसे मान लो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब लीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर क्यूब में, तो उस दौरान कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, मेरा सवाल आपसे अपने नोट्स में भी जरूर डाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये चीज एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं। 1 लीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? न्यूमेरिकल में कई बार आपने ये सवाल सोल्व किया होगा बेटा, जल्दी बताइए बेटा। ठीक है, 1 आपका लीटर है, उसको मीटर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? शाबाश, फटाफट से, वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। 1 लीटर को अगर मीटर में लिखोगे तो कितना लिखोगे? 10 to the power 3, 10 to the power 3, 10 to the power -3। बेटा याद रखिएगा, 1 लीटर को लिखोगे 10 to the power -3 मीटर क्यूब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आप इस 1 लीटर को, अगर आप इसको लिखोगे, आप जैसे मान लीजिए मीटर क्यूब की जगह, मतलब मीटर की जगह अगर आप सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो वहां पे आप प्लस के पावर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो मीटर क्यूब है आपका -3, इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो 3 बार 100 से मल्टीप्लाई आप करोगे। मैं बना के आपको बता देता हूं। और अब सेंटीमीटर क्यूब लगा दो, तो बेटा -3 प्लस का 2, 2 4 और 2 6, प्लस का 6 -3, तो प्लस का 3 बच गया, यानी 10 to the power 3 सेंटीमीटर। ये बहुत अहम सवाल है बेटा, ये मैंने आपको स्पेशल चीज बताई है, इनकी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में। एक बार एक न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें बच्चे इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए थे और इसी वजह से उनका पूरा न्यूमेरिकल गलत था। तो मैंने क्या बताया? मैंने इसका डायमेंशन बताया, मैंने इसका यूनिट बताया और मैंने एक एक्स्ट्रा वैल्यू बता दी जो हमारे न्यूमेरिकल में काम में आने वाली है। बेटा क्लियर है? सभी बच्चे बताइए, सभी बच्चे बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। और एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं, अगर मैं कलर चेंज करके उसको लिखना चाहूं तो बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, यहां पे लिख सकता हूं मैं 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी, घनत्व है। जल्दी से बताइए, यह भी एक बहुत अच्छा सवाल बनाया जा सकता है, बहुत अच्छा सवाल है। 4 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर 4 डिग्री सेल्सियस में कंफ्यूज हो रहे हो ना तो बेटा 273 प्लस 4 कितना हो गया? 277 केल्विन। नीचे लिख रहा हूं बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में लिखूंगा तो 277, क्योंकि 273 273 प्लस 4 277 केल्विन पे डेंसिटी क्या होगा, घनत्व क्या होगा? फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से, जल्दी से बता दीजिए बेटा। ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है। आपका होगी सर रट्टा मारना पड़ेगा। भाई अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया तो क्या करोगे? अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया तो क्या करोगे? कितना होगा ये पूछ रहा हूं बेटा। मैक्सिमम तो होगा, मुझे ही पता है, घनत्व अधिकतम होगा, कितना होगा? जल्दी बताइए, शाबाश, फटाफट से, जल्दी। 10 to the power 3 घनत्व बराबर द्रव्यमान यानी मास केजी बटा आयतन यानी मीटर क्यूब। ये सवाल नोट कर लेना, जब जरूरत पड़े कभी सवाल आए तो नोट करके लिख देना। 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम जो आपका डेंसिटी है, घनत्व है, वो 10 to the power 3 kg प्रति मीटर क्यूब। अब आप इसको इनके साथ भी लिंक कर सकते हो, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इनको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में। आगे चलूंगा फटाफट से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका यहां पे मैंने डाल दिया, क्या? डेंसिटी एक पॉजिटिव और एक स्केलर क्वांटिटी है। पहला पॉइंट नोट करो, पॉजिटिव और दूसरा स्केलर। डेंसिटी कभी नेगेटिव नहीं आता है, नोट करना बेटा इस बात को। और जब दिल तक पहुंच जाए, दिमाग तक पहुंच जाए तो कमेंट में रिप्लाई यस सर के साथ कर देना। डेंसिटी इज ए पॉजिटिव एंड ए स्केलर क्वांटिटी। धनात्मक और अदिश राशि होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, पॉजिटिव होती है और स्केलर होती है। शाबाश बेटा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसके बारे में अपन यहाँ पे बातें कर रहे हैं। आगे देखिए बेटा, अब यहां से बेटा मार काट स्टार्ट होगी, तोड़फोड़ स्टार्ट होगी, क्योंकि यहां से बढ़ेंगे आपके न्यूमेरिकल जहर लेवल पे। जरा ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट में यहां पर आपको बताने वाला हूं, इस पॉइंट पे बात करिए, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनेगा आपका। ध्यान दीजिए, m1 मास है और ρ1 डेंसिटी। मास कितना बेटा? m1, और ρ1 आपका क्या है? डेंसिटी है। मास क्या है आपका? m2, और डेंसिटी आपका क्या है? ρ2। अगर इस तरीके का मिक्सर हम मिलाते हैं, यानी अगर इनको मिला दिया जाए तो मिलाने पे आपका जो मास m1 और m2 का मिक्सर बन गया,
डेंसिटी रो 1 और रो 2 का मिक्सर बन गया। यानी ये मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो सब्सटेंस है इस तरीके से, इसका मास आपका m1 है और इसका डेंसिटी दिया है ना, हाँ डेंसिटी दिया है और वो डेंसिटी आपका रो 1, ठीक है। दूसरा सब्सटेंस में बना रहा हूं बेटा, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई दूसरा आपका सब्सटेंस है और इसका मास m2 है और डेंसिटी आपका रो 2 है, और अब हमने इसको मिला दिया है। अब समझना कहानी यहीं से बनेगी और बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आपके पास एक मिक्सर था जिसका मास m1 डेंसिटी रो 1, दूसरा मिक्सर है जिसका मास m2 और आपका डेंसिटी रो 2। तो आप मुझे बताओ जो मिक्सर बनेगा उसका मास कितना होगा, m, और मैं इसको मिक्स लिख देता हूं, बराबर m1 प्लस m2। पहली चीज नोट करना मेरी बात को भाई, m1 m2 मास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस और नो। अगर कोई डाउट हो तो बताइए। अगर इन दोनों को मिलाएंगे बेटा, इसका मास m1 है इसका m2 है, जो मिक्सर बनेगा आपका, तो क्या उन दोनों के मास टोटल हो जाएंगे, यस और नो। अच्छा, अगर मास मिक्सर हो रहे हैं, मिल रहे हैं, टोटल जुड़ रहे हैं, तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, अगर मिक्सर की वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम पहले वाले का v1 और दूसरे वाले का v2, लेकिन अपने पास तो वॉल्यूम v1 v2 है ही नहीं। दिया है क्या वॉल्यूम v1 v2? निकाल सकते हैं सर। कैसे सर जी? जनरल फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मास अपॉन आपका डेंसिटी। तो अगर v1 पूछ रहा है तो v1 बराबर क्या होगा बेटा, m1 बटा रो 1, और अगर v2 पूछ रहा है तो m2 बटा रो 2। ये जो चीज मैंने साइड में लिखी है, मेरे प्रत्येक सोल्जर इस पे रिप्लाई करेंगे। क्या आपको समझ में आई? मैं टोटल मास का कर सकता हूं, मैं टोटल मिक्सर का कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही मिक्सर पे गया दिमाग खराब हो गया। v1 v2 मेरे पास नहीं था, तो मैंने इस मिक्सर से ही बना लिया, और मैंने कहा फिर बता रहा हूं, यहां से जो जहर न्यूमेरिकल आते हैं, अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया चुन के फोड़ोगे, ढूंढ ढूंढ के निकालोगे कॉन्सेप्ट को। ध्यान दीजिए इस बात पे, बहुत तगड़े न्यूमेरिकल बनते हैं। यहां से कोई भी बुक उठा लेना अच्छे लेवल से, अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो। बाकी टिक लगाने वाले हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या मेरे पास v1 v2 की वैल्यू है, यस और नो? क्या मेरे पास v1 v2 की वैल्यू है बेटा? चलो, तो आप मुझे बताइए v1 v2 का वैल्यू अगर आपने निकाल लिया तो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो बेटा डेंसिटी रो, टोटल जो डेंसिटी हो मिक्सर का डेंसिटी घनत्व है, बराबर मास मिक्सर बटा वॉल्यूम मिक्सर। किसी बच्चे को इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो तो बोलो। डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला लिख दिया मिक्सर बनाने के बाद में, ये आपका मिक्सर बन गया है, इसका डेंसिटी रो होगा, इसका घनत्व रो, और इसी का घनत्व मुझे निकालना है। तो मैंने पहले मिक्सर का मास निकाला और फिर मिक्सर का वॉल्यूम निकाला, और अब फाइनल फॉर्मूले की ओर बढ़ रहा हूं। डेंसिटी इक्वल टू मास मिक्सर और वॉल्यूम मिक्सर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बताओ, मास मिक्सर कितना है? मास मिक्सर आपका m1 m2 है, ठीक है बेटा, m1 m2 अपॉन में वॉल्यूम मिक्सर कितना है? वॉल्यूम मिक्सर है सर v1 प्लस का v2। क्या सर हमारे पास v1 v2 है? नहीं है सर। चलो सॉल्व करो, m1 प्लस का m2 बटा v1 का वैल्यू क्या है सर जी? v1 का वैल्यू है m1 बटा रो 1। देख लो उधर सर, v2 का वैल्यू क्या है? v2 का वैल्यू है सर जी m2 अपॉन रो 2। कलर चेंज करके लॉक कर देता हूं, कलर चेंज करके लॉक कर देता हूं, जरा गौर फरमाइएगा इस पे, जरा गौर फरमाइएगा। m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस रो m1 बटा रो 1 प्लस m2 बटा रो 1। सर ये फॉर्मूला हमें याद करना है, रुकिए, ये फॉर्मूला मैंने बना के बताया है। अब मेन मुद्दा आएगा, वो अगली स्लाइड पे आएगा, जहां पे मैं ये फॉर्मूला लिखने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग डायरेक्ट न्यूमेरिकल। पहले यहां तक बताइए, क्लियर है बेटा? यस सर। यहां तक बताइए मैंने क्या किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आगे बढ़ना चाहूंगा लेकिन क्लियर करके जाऊंगा। मेरे पास दो मिक्सर थे, एक मिक्सर था जिसका मास m1 डेंसिटी रो 1, मेरे पास दूसरा मिक्सर था जिसका मास m2 डेंसिटी रो 2। मुझे इनको मिलाना था, मैंने मिलाया, तो मैंने मिक्सर निकाला। पहले मैंने जो मिक्सर निकाला वो था मास का m1 प्लस m2, फिर मैंने मिक्सर निकाला वॉल्यूम का। लेकिन मुझे तो ये जो मिक्सर बन गया इसका रो निकालना था, तो मैंने क्या बोला, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन मास कौन सा? मिक्सर का। वॉल्यूम कौन सा? मिक्सर का। तो मिक्सर का मास क्या है? m1 प्लस m2 लिखा,
मिक्सर का वॉल्यूम क्या है, V1 प्लस V2 लिखा, मेरे पास V1 V2 नहीं था, मैंने पहले निकाल के बता दिया, कॉन्सेप्ट आपके सामने है। तो V1 का वैल्यू M1 बट्टा रो1, V2 का वैल्यू M2 बट्टा रो2। एक बार यहां तक के लिए सारे बच्चे एग्री कर दें ताकि मैं अगली वाली स्लाइड पे आग लगा दूं। बस इस बात के लिए एक बार सारे बच्चे एग्री कर दें, मैं साइड में हूं। अगर कोई डाउट आपका बच रहा है तो बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए प्रत्येक बच्चे को। ये डेंसिटी रो का फॉर्मूला, ये डेंसिटी रो का फॉर्मूला यहां पे लिंक हो जाना चाहिए डायरेक्ट। क्लियर ना बेटा? मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, ठीक है। शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओके बेटा, ये चीजें करते रहोगे तो कभी पढ़ नहीं पाओगे। एनडीए 2021 एनडीए का बेच, क्या एनडीए में ये टॉपिक नहीं आएगा? या मैं इधर ऊपर लिखूं अलग से कि एनडीए का बेच चल रहा है तभी पढ़ोगे? बेटा ऐसे करते रहोगे ना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात? मैं फिजिक्स वो पढ़ाता हूं जो एयरफोर्स नेवी एनडीए सब में आ रहा है। निकाल दो दिमाग से ये कीड़ा, अगर ये कीड़ा रहेगा तो कभी पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। यस, चलो आगे आओ। ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया तो एक बार वो फॉर्मूला में लिखना चाहूंगा। डेंसिटी रो बराबर M1 प्लस M2 बटा M1 बटा रो1 और M2 बटा रो2। मेरे प्रत्येक सोल्जर को ये फॉर्मूला याद हो गया है मिक्सर का। लेकिन देखिए यहां पे मजा अब आने वाला है। क्या? इफ द सेम मास आर मिक्स्ड, जो मिक्सर आपने मिलाया उनका मास सेम था, यहीं से था जहर सवाल। नोट करना, अगर M1 M2 को अगर M बना दिया जाए अब लगेगी आग। रो बराबर M1 M2 M है तो M और M 2M बटा M बटा रो1 और M बटा रो2। बेटा M कॉमन ले लो एलसीएम लेके, तो ये हो गया आपका 2M बटा M बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया? ये ऊपर हो गया बेटा रो1 और रो2 और बट्टे में क्या है? रो1 रो2। चलो इसको एक स्टेप सोल्व कर दो, M से M को उड़ा दो बेटा, क्या हो गया बेटा? 2 बट्टे में ये रो1 रो2 कहां चला जाएगा? ऊपर। रो1 रो2 बटा रो1 प्लस रो2। फॉर्मूला साइड में लिखना चाहूंगा, रो बराबर 2 रो1 रो2 बटा रो1 प्लस रो2। कितनी बार आपने इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे? आज कहानी पूरी समझा दी है मैंने कोई डेरिवेशन नहीं की। आप सोच रहे होंगे सर डेरिवेशन क्यों करवा रहे हो, हमारे एग्जाम में डेरिवेशन आती है। मैंने कोई डेरिवेशन नहीं करवाई है, मैंने रीजन दिया है एक्चुअल में कि ये जो मिक्सर आपने बनाया है, क्योंकि सवाल एग्जाम में ऐसे तो देगा ना, तो सवाल तो समझ में आए आपका कि मिक्सर काम कैसे कर रहा है, मिक्सर का डेंसिटी कैसे निकाला हमने, इस मिक्सर का डेंसिटी कैसे निकाला, ये मिक्सर का डेंसिटी कैसे आया। अगर सेम मास के दो मिक्सर मिला रहे तो उनका डेंसिटी रो बराबर रो2 रो1 रो2 बटा रो1 प्लस रो2। कोई भी बुक उठा लेना अच्छे लेवल की अगर बुक है और मिक्सर का सवाल आएगा ना, देखते ही फोड़ दोगे। अभी शुरुआत है, आगे वाला सवाल देखना और भी खतरनाक होगा इससे। दूसरा इसका टाइप, मिक्सर का दूसरा टाइप, ये मिक्सर का पहला टाइप है, ये मिक्सर का पहला टाइप है। पहला टाइप प्रत्येक बच्चे को क्लियर हो जाए जब मास सेम हो तो। अगर मास सेम नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है लिखा हुआ, M1 प्लस M2 बटा M1 बटा रो1 प्लस M2 बटा रो2। क्लियर बेटा? प्रत्येक बच्चे का क्लियर है सर? आगे चलूं? आगे चलो बेटा, अगर यहां तक क्लियर है तो फटाफट बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए बेटा, क्लियर है यहां तक? चलो जी टाइप 2 में आ जाओ बेटा, टाइप 2 में आग लगाते हैं। देखो कंपैरिजन पॉइंट नंबर 2, ध्यान दें। यदि रो1 डेंसिटी का मिक्सर फिर से बनाऊंगा, समझ में इजी आएगा। ये पहला मिक्सर, डेंसिटी रो1 और वॉल्यूम इस बार V1। ये कोई दूसरा आपका लिक्विड और इसका डेंसिटी रो2 और वॉल्यूम V2 दोनों को मिला दिया और एक मिक्सर बना दिया इधर। ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है, ये एक मिक्सर बना दिया मैंने इधर, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यस ओके, रो1 डेंसिटी का एक लिक्विड जिसका वॉल्यूम V1 है और रो2 डेंसिटी का जो घनत्व है वो वॉल्यूम V2 और डेंसिटी रो2। अब बताइए आप मुझे, पिछले वाले सवाल में क्या वॉल्यूम दिया था? क्या V1 V2 दिया था? नहीं सर, क्या दिया था सर? मास दिया था। तो आपने मास का टोटल किया, M मिक्स किया, M1 प्लस M2 सर किया, क्या यहां पर मास है? नहीं है, तो हटाओ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, आपको यहां पे डेंसिटी दिया है, यानी
घनत्व दिया है और आपको वॉल्यूम दिया है, तो आप टोटल किसका कर दोगे? हम सबसे पहले टोटल कर देंगे वॉल्यूम का, तो V मिक्सर, और V मिक्सर क्या हो गया बेटा? V1 प्लस V2, पहला इक्वेशन। ठीक है, अब सर हमें तो डेंसिटी निकालना है, रो निकालना है, लेकिन रो निकालने के लिए अगर मैं मास मिक्सर का, अगर मिक्सर का मास बोलूं, ये मिक्सर का मास बोलूं m1 प्लस m2, आप कहोगे सर आप हमारे पास तो m1 m2 तो है ही नहीं। अरे m1 m2 तो नहीं है, लेकिन निकाल तो सकते हो। जनरल फॉर्मूला बताता हूं, डेंसिटी बराबर मास, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो गया? रो इंटू वी। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो? अरे मास को मैं रो वी लिख सकता हूं, यस और नो? तो मैं इस मिक्सर को, ये जो मिक्सर है, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं रो, और अगर इसके गुणा में वी तो मैं इसको वी मिक्सर लिख सकता हूं। किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ, मैं इसको रो वी मिक्सर लिख सकता हूं, यस और नो? यस और नो? अगर मैं यहां पे इसको लिखता हूं, अगर मैं इसको लिखता हूं m1 प्लस m2, मास बराबर क्या हो गया बेटा? रो 1 v1, रो 1 v1 प्लस आपका दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? रो 2 और v2। ये आपका जनरल फॉर्मूला आ गया। अगर आपको यहां से v को डिवाइड करते हो, v मिक्सर को मैं डिवाइड कर देता हूं और v1 v2 v मिक्सर के बराबर आ जाता है, तो यहां पे एक ये कंडीशन तो हो गया इसका जनरल कंडीशन। आई थिंक इसका इक्वल वाला, हाँ इक्वल वाला कंडीशन है, यहां तक देख लो। इक्वल वाला कंडीशन आगे है, मैं आगे बता देता हूं, यहां तक देख लो एक बार। इसमें से रो 1 रो 2 v1 v2 अलग अलग है, और जब सेम होंगे तो उसकी कंडीशन मैंने आगे लिखी हुई है। यहां पे बताइए, ये तो उससे बहुत ज्यादा इजी हो गया, ये तो उससे बहुत ज्यादा इजी हो गया। और अगर एक स्टेप अगर आप और लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हैं क्या? इसका भाग लगा सकते हैं, रो 1 v1 प्लस रो 2 v2 बटा v मिक्सर का भाग लगा दो। और अगर आपको लगता है कि मैं इसको और लिख सकता हूं आगे, तो और कोई दिक्कत नहीं है, रो 1 v1 प्लस रो 2 v2। यहां पे आप डायरेक्ट v मिक्सर का वैल्यू v1 प्लस v2, ये लो। ये फॉर्मूले कैसे आए? रटने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इतना हल्के में मत ले लेना। क्वेश्चन का मिक्सर देखिए, मिलाया, उसके बाद में वॉल्यूम का मिक्सर, मास का मिक्सर, मास अपने पास नहीं था निकाल लिया, पुट किया, और ये डेंसिटी का। ये वो फॉर्मूला है जब अलग अलग हो, v1 v2 अलग अलग हो। और अगर v1 v2 सेम होता है तो फिर आग लग जाएगी। v1 v2 सेम होगा तो उसकी जगह मैं यहां पे बता देता हूं आपको, रो बराबर, देखिए बेटा समझिए, रो बराबर यहां पे आपका जो पहला कॉन्सेप्ट आया, रो 1 v1 प्लस रो 2 v2 बटा v1 प्लस v2। अगर ये कह रहा है कि v1 v2 बराबर v है, तो बेटा ये हो जाएगा रो 1 v1 तो v, रो 2 v2 तो v बटा v1 v, v2 v तो 2v। v कॉमन लेके उड़ा दो तो रो बराबर कॉमन लेके उड़ जाएगा, तो रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। समझ में आ गई होगी कहानी में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रत्येक बच्चा एक बार एग्री कर दे इस बात के लिए, प्रत्येक बच्चा एक बार इस बात के लिए एग्री कर दे कि रो बराबर रो 1 प्लस रो 2 बाई 2, और जो दूसरा फॉर्मूला था आपका रो बराबर 2 रो 1 रो 2 बटा रो 1 प्लस रो 2, दोनों ही मिक्सर के फॉर्मूले हैं। अब जज आपको करना है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। एक दो सवाल प्रैक्टिस कर लो, हलवा मत ढूंढो, प्रैक्टिस कर लो। इनमें से अगर मिक्सर में से कोई सवाल गलत हो जाए तो बताना, मिक्सर में से कोई सवाल गलत हो जाए तो बताना। रो 1 प्लस रो 2 बाई 2, बताइए क्लियर है बेटा? ये तो जब अलग अलग पीछे वाला कंसेप्ट था जिसमें मास दिया था, यहां पे मास नहीं दिया था, तो ये वाला दोनों ही दोनों के डेंसिटी के कॉन्सेप्ट हैं, दोनों के दोनों। बताइए सारे बच्चे, बताइए एक बार फटाफट से, प्रत्येक बच्चे का क्लियर है बेटा? जल्दी से रिप्लाई करिए फटाफट, मैं कमेंट देख रहा हूं आपके। याद कर लिया सर? बिल्कुल याद हो जाना चाहिए यार, तभी तो मजा आएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। चलो आगे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, और वो है आपका, देखिए जिस पे अपने बात कर रहे थे ना अभी, एक एक कॉन्सेप्ट पे, विशिष्ट भार या भार घनत्व है। विशिष्ट भार या भार घनत्व कुछ खास नहीं, कोई भी लिक्विड है, कोई भी तरल है ना, उसके भार और उसका वॉल्यूम यानी आयतन। भार बोले तो मास mg, और वॉल्यूम की अगर बात करें तो डेंसिटी हम क्या ले लेंगे? रो ले लेंगे। तो मास मतलब भार mg और वॉल्यूम v का जो अनुपात है, जो रेशियो है,
वही आपका, या प्रति एकांक आयतन में कार्यरत तरल का भार, विशिष्ट भार, स्पेसिफिक आपका जो वेट है वो कहलाएगा विशिष्ट भार कहलाएगा। बिल्कुल ओमेगा से इसको डिफाइन कर रहे हैं, ओमेगा से इसकी यूनिट डाल रहे हैं। डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, फॉर्मूले से डेफिनेशन बना लीजिए। फॉर्मूला कैसे, अभी क्या बताया, एकांक आयतन में जो वेट है वही आपका विशिष्ट स्पेसिफिक वेट है, विशिष्ट भार आपका। तो ओमेगा बराबर वेट W बटा वॉल्यूम V, ये तो डेफिनेशन दिया है, तरल के भार और उसके आयतन का अनुपात, खत्म बात। अरे विशिष्ट भार क्या है, वेट और वॉल्यूम। तो वेट को अपने क्या लिखा, देखो मैं इधर बढ़ा देता हूं फॉर्मूला, वेट को क्या लिखा mg और वॉल्यूम को क्या लिखा आपने, वॉल्यूम को लिख दिया आपने v। अब इसको अगर अपन लिखते हैं बेटा, आप मुझे एक चीज बताइएगा, मास अपन वॉल्यूम और ये आपका रो। बेटा आपको ये चीज पता है क्या कि रो बराबर क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, अगर पता है तो पुट कर दो। रो नहीं है, सॉरी ये जी है, मैंने गलत लिख दिया, पहले रो लिख दिया है, जी है बेटा। ओके चलो ध्यान दीजिए एक बार, यस ये जी है। तो बेटा मुझे बताइए m बटा v यानी रो और ये जी, खत्म बात। रो डेंसिटी, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है। अब इसका यूनिट है तो यूनिट बड़ा आसान है बेटा, वेट भार mg न्यूटन के रूप में आएगा और वॉल्यूम के लिए क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। बताओ कितना आसान है, बहुत आसान है। अब डायमेंशन बना लो, डायमेंशन भी बना लेंगे, इसी का डायमेंशन बल के लिए बेटा क्या होती है m1 L1 T-2 और अपॉन मीटर क्यूब के लिए L क्यूब हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लो बेटा, m1 ये L क्यूब ऊपर आके किसका हो गया, माइनस का 3 प्लस का 1 तो माइनस का 2 और ये आपका T-2, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। जो विशिष्ट भार था आपका, जो विशिष्ट भार था, भार घनत्व था, उसका मैंने फॉर्मूला बता दिया, रो जी, मैंने उसका यूनिट बता दिया, मैंने उसका डायमेंशन बता दिया। एक बार बताइए क्लियर है सभी बच्चों का, सभी बच्चों का क्लियर है बेटा, एक बार बताइए फटाफट से, सभी बच्चों का क्लियर है, सभी बच्चों का क्लियर है, एक बार जल्दी से बताइए फटाफट से, शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, क्लियर है डायमेंशन और यूनिट दोनों, शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे, ओके यस शाबाश। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वहां पे अपन बात कर रहे हैं बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेटिव डेंसिटी सापेक्ष घनत्व है। बहुत अच्छा सवाल बनता है, गजब का क्वेश्चन बनता है, रिलेटिव डेंसिटी का सापेक्ष घनत्व का क्या है कॉन्सेप्ट समझिए। कोई भी फ्लूइड जो लिक्विड आपको दिया गया है उसका डेंसिटी घनत्व है और 4 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का डेंसिटी का अनुपात, उनका रेशियो, जो फ्लूइड आपके पास है उसका डेंसिटी खुद का और 4 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का डेंसिटी का जो अनुपात है वही हमारा कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी सापेक्ष घनत्व है। दिया गया द्रव्य का घनत्व डेंसिटी और 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व है, ये हमारा कहलाएगा रिलेटिव डेंसिटी। फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत काम में आएगा बेटा। इसका यूनिट बताइए आप मुझे, इसका यूनिट और डायमेंशन बताओ फटाफट से, इसका यूनिट और डायमेंशन बताओ जल्दी से, सारे बच्चे एक जोश के साथ में। शाबाश शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। 800+ लाइक्स, क्लास स्टार्ट होने के बाद पहली बार लाइक्स मैंने देखे हैं और मुझे बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि वहां पे कोई कमी चल रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया आपका प्यार और सपोर्ट, गजब, शाबाश शाबाश। जल्दी से बताइए बेटा इसका यूनिट और डायमेंशन। शाबाश 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 बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, गजब। फॉर्मूला याद हो गया होगा, चलो ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो यहां पे आपका ये कंप्लीट हुआ फिजिक्स का आज का सेशन। ये बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने स्टार्ट करी है आज फ्लूइड को स्टार्ट करने के लिए, ये सारी बेसिक चीजें समझनी पड़ती है। कल भी आगे अपन बहुत सारी बेसिक चीजें क्लियर करते हुए स्टेप स्टेप आगे बढ़ेंगे, 4 से 5 क्लास आएगी कम से कम। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इसकी बहुत अच्छा टॉपिक है। हाउस द जोश का रिप्लाई कर दें, लाइक बटन पे % लगा दें और अभी तैयार
है आपके लिए मैथ्स की क्लास। इंट्रोगेशन पार्ट 2 आपका यहाँ पे मिलेगा। पार्ट 1 में कल आपने आग लगा के रखी थी बिल्कुल बेसिक लेवल पे। जब बच्चों के कमेंट देखते हैं तो अफसोस होते हैं। कल बच्चे ने कमेंट किया था कल मैथ्स की क्लास में कि सर आपने हमारा बहुत नुकसान किया है। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, कमेंट तो पूरा पढ़ते हैं। तो कमेंट पढ़ा तो बच्चा कह रहा था सर इतने दिन कहाँ रह गए, कब तक के मिल जाते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो उसी तरीके से उसी लेवल पे आपके लिए नए जोश के साथ में पार्ट 2 आ रहा है। जस्ट अभी 12 बजे सर की क्लास है ना। इसके जस्ट वाली जो क्लास है 12 बजे, और उसके बाद में आपको पता ही है पार्ट 2 1000 है ना, टॉप 1000 आपका पार्ट 2 1:30 बजे होगा। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद बेटा।